हेलो, नमस्ते, वनकम एनयम। तो कैसे हैं आप सभी? आई एम योर टीचर एंड दीदी खुशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीदी की पाठशाला। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सोशल साइंस की वीडियोस बहुत जल्दी आने लगेंगी, तो आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट की ही एक वीडियो लेकर आई हूँ। क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग यानी कि हिंदी में सत्ता की साझेदारी। आज हम पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले अगर हम बात करें पावर या सत्ता क्या होती है, ठीक है, तो पावर शेयरिंग का सत्ता की साझेदारी में सबसे पहले हम पावर का मतलब समझते हैं। पावर का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, जिससे आप डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, या जिसका आप मिसयूज कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्यों इस पावर को बांटने की जरूरत है। ठीक है, पावर को, सत्ता को बांटने की जरूरत क्यों है, इसको अच्छे से समझदारी से यूज करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग जाने यानी कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, तो पावर शेयरिंग का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता को, पावर को बांटना। ठीक है, बांटना किसमें, यानी कि किसी भी एक इंसान के हाथ में हमें पावर नहीं देनी है। आपने सुना है ना कि जब भी किसी एक इंसान के पास पावर आती है तो वो क्या हो जाता है, वो डोमिनेट हो जाता है, वो तानाशाह हो जाता है। और इसी तानाशाही, इस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें शेयरिंग ऑफ पावर करनी है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करनी है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि पावर को बांट देना, किसी भी एक इंसान के पास ना रखकर पावर को बांट देना ही क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखो किसी भी कंट्री में पावर शेयरिंग करनी ही क्यों है हमें, ठीक है, हमें बांटनी क्यों है पावर, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पावर बांटने के, पावर शेयरिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, तो एक होता है हमारा प्रूडेंशियल रीजन यानी कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। ठीक है, यानी कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको दिख रही है कि भाई अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो कोई एक बंदा डोमिनेट करेगा। ठीक है, अगर हम पावर को शेयर नहीं करते हैं तो कन्फ्लिक्ट होगा। ये सारी चीजें क्या है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली हमें दिख रही है कि अगर हम पावर शेयर नहीं करते हैं तो ये चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिकली शो नहीं हो रही है, मतलब दिख नहीं रही है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पावर शेयरिंग ना होने की वजह से उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो दूसरे हमारे क्या होते हैं, मॉरल रीजंस या एथिकल वैल्यूज। अब आपको पता है कि कोई भी कंट्री अगर अपने आप को डेमोक्रेसी कह रही है, लोकतंत्र कह रही है, का मतलब क्या है कि वहां पर जो भी पावर है वो किसके पास है, वो वहां के सिटीजन्स के पास है, वहां की जनता के पास है। तो जब डेमोक्रेसी किसी कंट्री को कहा जाता है तो पावर सिटीजन्स के हाथ में दी जाती है, तो सिटीजन्स का के पास ही पावर है कि अब वो क्या चुनेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री में पावर शेयरिंग हो ही नहीं रही है, अब हमने जिसको पावर दी वो पावर का मिसयूज कर रहा है, ठीक है, और वो अकेले ही सारे डिसीजंस ले रहा है, या मान लो ऐसा लीडर है जो जनता तक तो बात पहुंचा ही नहीं रहा है, वो खुद ही सारे डिसीजंस ले रहा है और ना ही प्रॉपरली वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जो भी कहीं पर 5 इयर्स में, कहीं 6 इयर्स में एक पूरा सिनेरियो होता है, एक पूरा मतलब टेन्योर होता है कि भाई 5 इयर्स के बाद होंगे या 6 इयर्स के बाद होंगे, तो वहां इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी जगह पर क्या हम कह सकते हैं कि वहां डेमोक्रेसी है? हम नहीं कह सकते। कह भी सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर प्रॉपरली वो डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर रही है। जैसे कि आप 9th क्लास के सिविक्स के चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे कि व्हाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जैसे जो भी मोरल वैल्यूज होती हैं, जो आपकी इक्वालिटी हो गई, ये सब चीजें जो हैं, ये कहाँ जाती है, आपके मॉरल रीजंस में आ जाती हैं। तो हमारा प्रूडेंशियल रीजन होता है जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की बात करता है, दूसरा हमारा मॉरल रीजन होता है जो एथिकल वैल्यूज की बात करता है। अब इस चैप्टर में आपको 2 केस स्टडीज दी गई हैं, 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप पावर शेयरिंग को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जो हमारा पहली केस स्टडी है वो बेल्जियम की है। ठीक है, तो बेल्जियम जो है एक कंट्री है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है। यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट है, और पॉपुलेशन से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट क्या है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही बहुत ज्यादा अनइवन है। वो अनइवन कैसे है, आप देखेंगे कि जो 59% उसकी
पॉपुलेशन है वो क्या है, डच है। और जो डच पॉपुलेशन है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो रहती कहाँ है, वो फ्लेमिश में रहती है। ठीक है, कितनी 59% डच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश एरिया में रह रही है बेल्जियम के। उसके बाद जो सेकंड आपकी है 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो वेलोनिया में रह रहे हैं। ठीक है, वेलोनिया में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी, अगर आप देखेंगे संख्या में ये लोग कम है, लेकिन पावरफुल कौन है, ये लोग ज्यादा है। ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा रिच है। ठीक है, और हर तरीके से अगर देखा जाए तो ये वेल सेटल्ड और वेल डेवलप्ड लोग हैं। ठीक है, उसके बाद आपका, हाँ, तो 1% यहाँ पर क्या है, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। अब ये जो जर्मन स्पीकिंग है, ये तो कहीं पर भी अगर देखा जाए तो ये बेचारे कहीं ना कन्फ्लिक्ट में पार्ट ले रहे हैं, इनका तो कोई मतलब इतना रोल है नहीं। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक और अनइवन सिचुएशन है वो कहाँ है, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर है। अब क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन में जो 40% है वो ब्रुसेल्स में 80% है, और जो ओवरऑल पॉपुलेशन में 59% है वो ब्रुसेल्स में 20% है। यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग ब्रुसेल्स में 80% है एंड ब्रुसेल्स में 20% डच स्पीकिंग लोग हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज्यादा आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि यहाँ पर अब हमें देखने को मिलता है बेल्जियम में एक कन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज। अब डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज के बीच में ये कन्फ्लिक्ट क्या था, कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर शेयरिंग, कि अब पावर किसको दी जाए। क्योंकि अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो मेजोरिटी में डच लिविंग लोग हैं, लेकिन हम ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां मेजोरिटी फ्रेंच लोगों की है। तो अब ये लोग जो है दोनों आपस में, इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। इनमें एक तरीके से होता है कि भाई किस तरीके से पावर शेयरिंग करें, लेकिन ये लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझाते हैं। ठीक है, बहुत समझदारी के साथ बेल्जियम जो है इस प्रॉब्लम को समझता है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालता है। तो वो क्या करता है, इसका सॉल्यूशन देखता है कि वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है दोनों को ही। ठीक है, साथ में जर्मनी लोगों को भी देता है, ऐसा नहीं है कि जर्मनी को देगा ही कुछ। ठीक है, तो 59% जो डच है, डच को जहां पर डच लोग ज्यादा रहते हैं उस एरिया में डच रिप्रेजेंटेटिव्स को उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वहां पर फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव्स की ज्यादा वैल्यू दी है, तो उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके साथ ही उसने कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए हैं दोनों के लिए ही, डच स्पीकिंग लोगों के लिए भी और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए भी। और साथ ही यहाँ पर क्या है, सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट्स भी बनाई है इन्होंने। ठीक है, तो हर एक कम्युनिटी में उस कम्युनिटी के लोगों से रिलेटेड, मतलब उनका अपना बंदा वहां पर क्या बनेगा, लीडर बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो इस तरीके से बहुत ही समझदारी से बेल्जियम जो है वो पावर शेयरिंग के मुद्दे को सुलझा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरी केस स्टडी को पढ़ते हैं तो वो है हमारी श्रीलंका की केस स्टडी। जब आप श्रीलंका को पढ़ते हैं तो श्रीलंका, जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, नेबरिंग कंट्री के आइलैंड टाइप है ये। ठीक है, तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका हमसे टच तो नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा एरिया है जिससे मतलब एक एरिया से हम लोग थोड़ा सा टच हो रहे हैं, बाकी ऐसे प्रॉपरली कुछ टच हमारा है नहीं, लेकिन हम इसे नेबरिंग कंट्री भी कह सकते हैं। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें, हमसे 1 साल बाद ये आजाद होता है 1948 में। और पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सिंहली और तमिल दो लोगों की पॉपुलेशन है। जो सिंहली स्पीकिंग लोग हैं वो 74% है एंड तमिल स्पीकिंग लोग 18% है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो सिंहली लोग हैं वो बहुत ज्यादा, उनका मानना है कि श्रीलंका हमारा है और जो तमिल है वो आउटसाइडर्स है। तो आउटसाइडर्स को हम पावर क्यों देंगे, हमारी कंट्री में अगर आप बाहर से हैं तो आपके पास पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्या है, ऐसा सिंहली लोगों का कहना है। तो जो श्रीलंका में ज्यादा जो मेजोरिटिज्म देखने को मिलता है और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह होती हैं, जो भी चीजें होती है, वहां पर सिंहली लोगों को थोड़ा सा, सिंहली लोगों का डोमिनेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू तमिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंस जो है सिंहली लोगों का देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर जब बात आती है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की, तो ये लोग क्या करते हैं, तमिल को पूरी तरीके से नकार कर सिंहली को क्या बना देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बना देते हैं। साथ ही साथ तमिल को और तमिल लोगों के सारे ह्यूमन राइट्स को क्या करा जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। इनको कहीं पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया जाता, इनको किसी भी तरीके से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही, सब कुछ जो है वो प्रॉपरली सिंहली लोगों के लिए ही क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से, मतलब कि आप सब कुछ क्या किसके पास है, सिंहली लोगों के पास है। तो तमिल जो है यहाँ पर अपने आप को क्या समझते हैं कि हमें तो बिल्कुल क्या कर दिया गया है, हमें हाशिए पर रख दिया गया है ना, हमें मार्जिनलाइज कर दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सिंहली और तमिल लोगों के बीच में लड़ाई होती है, वॉर होता है, और ये क्या बन जाता है, यही कन्फ्लिक्ट
जो श्रीलंका में सिविल वॉर का रीजन बनता है, यानी कि गृह युद्ध का कारण बनता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता है देश में, और फिर भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता। प्रॉपर सॉल्यूशन ना निकलने की वजह से ये जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि इन 2 केस स्टडीज को देखकर आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग अगर हम नहीं करते, अगर आप अच्छे से पावर शेयरिंग करते हैं तो बेल्जियम जैसी स्थिति होने के बावजूद भी आप एक बहुत अच्छी कंट्री बना सकते हैं और अपने सिटीजन्स को बहुत अच्छे से मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्रीलंका की तरह पावर शेयरिंग करेंगे, मैं प्रॉपरली नहीं कहूंगी कि उन्होंने गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेजोरिटिज्म देखने को मिला। अगर आप मेजोरिटी की बात मानेंगे, फेवरेटिज्म वाली चीज देखेंगे, तो वहां पर पावर शेयरिंग जो है वो अच्छे से नहीं होती है। जैसे आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा ना कि जब टीचर क्या करती है, अगर जो बच्चे किसी, मान लो आपकी क्लास में टीचर ने क्या किया कि कुछ भी बोला कि आप में से कितने बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे और कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, तो मान लीजिए कि वहां पर 54% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके 46% बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमको तो बैडमिंटन या जो दूसरा गेम है वो खेलना है। ठीक है, तो अब आपकी टीचर क्या करती है, उन दूसरे वालों को तो बिल्कुल देखती नहीं है और क्रिकेट की तरफ जब देखते मेजोरिटी ज्यादा है तो चलो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो वहां पर जो 46% बाकी के लोग हैं उनकी जो मतलब इच्छा है, ठीक है, वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप। तो पावर शेयरिंग अगर अच्छे से होती है तो किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं होता है। ठीक है, और जो आप देखेंगे डोमिनेंस ऑफ पावर है, ठीक है, वो खत्म होकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरफ, और एक अगर देखा जाए तो हम एक पीसफुल जर्नी की तरफ जाते हैं अगर पावर शेयरिंग को अच्छे से किया जाए। ठीक है, तो ये जो है ये होता है, ये अभी हमने इसको पूरा खत्म नहीं किया चैप्टर को, पावर शेयरिंग को हमने इसका पार्ट अभी एक हाफ इस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या एक बेसिक आइडिया था वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्ली पावर शेयरिंग के आगे की, मतलब क्या क्या चीजें पावर शेयरिंग चैप्टर में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो पे कमेंट करना है। जैसी भी आपको वीडियो लगी आपको जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी और मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड बहुत अच्छे से मतलब अपने फ्रेंड्स तक भेजें ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से यहाँ पर क्लासेस हो रही है, और ये क्लासेस आपको रेगुलरली मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय।